हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने गॉस थ्योरम कर लिया था। आज हम करेंगे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आपको गॉस थ्योरम आता है अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, आपको आगे तभी समझ में आएगा जब आपको गॉस थ्योरम आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन ही करेंगे, गॉस थ्योरम को अप्लाई करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हम क्या फाइंड करने वाले हैं आज के इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस कैसे करेंगे हम फाइंड? हम यहाँ पे गॉस थ्योरम का यूज करेंगे और उसके हिसाब से फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो, तो जब आपको गॉस थ्योरम समझाया था तो वहां पे हमने कुछ चीज सीखी थी। पहले हमें क्या डिसाइड करना होता है? पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना है। तो पहला काम होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, पॉइंट डिसाइड करना है। दूसरा काम है कि जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हो वहां पे आप गॉसियन सरफेस बनाओ। तो दूसरा काम क्या करेंगे? हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तीसरा काम क्या करेंगे? तीसरा हम उस गॉसियन सरफेस पे एक एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो ये तीन तो काम करने हैं। उसके बाद जो इक्वेशंस बनेंगे उन्हें हम इक्वेट करेंगे। तो क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन चार्ज है, ये इस तरीके से, ये ठीक है, इस पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ठीक है, अब इससे हमसे पूछा गया कि भैया r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहला काम क्या किया हमने ये देख लिया कि हमें काम क्या करना है, एक लाइन चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमने पॉइंट पता लगा लिया कि कहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, अगला क्या काम करना है? हमें बनाना है गॉसियन सरफेस। अब जरा ध्यान से सुनो, गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये जो पूरे चार्ज को कवर कर ले, और जो चार्ज कवर हो वो कैसा हो, गॉसियन सरफेस हो उस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे। अब जैसे सपोज मैं इसको मान लेता हूं कि इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मुझे इसके चारों तरफ मुझे गॉसियन सरफेस बनाना है, तो किस प्रकार का, कैसा गॉसियन सरफेस होगा? अगर मैं स्फेरिकल बना लेता हूं तो स्फेरिकल में क्या होगा कि ये लाइन चार्ज है, स्फेरिकल बना लूंगा तो कहीं से डिस्टेंस कम कहीं से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस स्फेरिकल तो नहीं बना सकते। अब अगर मैं इसके साथ क्यूब बना लूं तो क्यूब में भी सेम वही कंडीशन होगी कि कहीं पे डिस्टेंस कम कहीं पे डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो हम क्यूब भी नहीं बना सकते। तो हम स्फेरिकल नहीं बना सकते और क्यूब भी नहीं बना सकते। तो अब इस केस में कैसा बनेगा बेटा गॉसियन सरफेस? तो इस केस में गॉसियन सरफेस बनेगा सिलेंड्रिकल। कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल। तो हम बना देते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये हमने सिलेंडर बना लिया। ठीक है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक, अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं बेटे? वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से हैं, ऐसी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये पॉजिटिव चार्ज बनाया हुआ ना हमने, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही हैं? इस तरीके से आ रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अच्छा, जो ये सिलेंडर है इसकी लेंथ हमने मान लिया कितना है? L। ठीक है, यहां पे जो ये लाइन चार्ज है इसका चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लैम्डा क्या है बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको थोड़ा प्रॉपर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बनाया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे हमारे पास कितने सरफेसेस हैं? यहाँ पे 3 सरफेस हैं। पहला सरफेस, ठीक है, ये नीचे वाला है दूसरा सरफेस, और जो कर्व है वो तीसरा सरफेस। इसको ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं जैसे मेरे पास एक ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर। ठीक है, इस तरीके से सिलेंडर, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, और एक ये कर्व्ड सरफेस। तो 3 सरफेसेस हैं। तीनों सरफेसेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि जो पहला सरफेस है ये सरफेस 1 मान लेते हैं, इसे इस नीचे वाले को 2 मान लेते हैं और इस वाले को हम 3 मान लेते हैं।
ठीक है, तो पहला काम क्या होता है कि हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमने कहा भैया इस लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पे वो पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। दूसरा काम क्या होता है, उस पॉइंट के थ्रू हमें गॉसियन सरफेस बनाना होता है, तो इस पॉइंट के थ्रू हमने गॉसियन सरफेस बना लिया। तीसरा काम क्या होता है, हमें एलिमेंट बनाना है, तो एलिमेंट लेना है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला सरफेस है पहले हम सरफेस 1 के लिए कर लेते हैं। फॉर सरफेस 1, ठीक है, पहला सरफेस, तो पहला सरफेस ये रहा। इस पे हम बना लेते हैं छोटा सा एलिमेंट। क्या लेते हैं हम, एक छोटा सा एलिमेंट जिसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा है। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो क्या था, फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट डी ए, ऐसा ही तो पढ़ा था। देखो गॉस थ्योरम में भी हमने जो स्टेटमेंट लिखा था या जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा था वो ऐसा ही था। ठीक है, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू ये जाएगा E डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी, इसे फ्लक्स 1 कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ रहा है और एरिया वेक्टर ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा है। इनके बीच में एंगल कितना हो गया बेटे, इनके बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। cos 90 कितना हो गया, cos 90 0। ठीक है, cos 90 0 हो गया, तो ओवरऑल फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ1 की वैल्यू 0। इसका मतलब इस ऊपर वाले सरफेस के थ्रू कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, तो पहले वाले सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं लिंक्ड है, इससे कोई भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले वाले सरफेस से पास नहीं हो रही है। अब हम दूसरे वाले सरफेस के लिए कहते हैं, नीचे वाले सरफेस के लिए, फॉर सरफेस 2। ठीक है, जो सेकंड सरफेस है वो हमने नीचे वाला सरफेस मान रखा है, तो इसके लिए भी कर लेते हैं। यहां पे भी हम मानेंगे क्या, एक एरिया वेक्टर या स्मॉल एलिमेंट मानेंगे, इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, डी ऐसा। ठीक है, तो इसमें भी सेम वैसा ही करना है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, थीटा की वैल्यू है यहाँ पे भी 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, दिख रहा होगा आपको 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा हो गया, एरिया वेक्टर ऐसा हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है बेटे, cos 90 0 होता है, तो फ्लक्स कितना मिलेगा हमें, फ्लक्स मिल जाएगा। मतलब फर्स्ट सरफेस जो होगा उसके थ्रू फ्लक्स 0 होगा, सेकंड सरफेस जो होगा उसके थ्रू भी फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, तो इन दोनों सरफेसेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही होगी। अब हमारे पास बचा कौन सा, थर्ड सरफेस। तो अब हम थर्ड सरफेस के लिए करते हैं, तो इन्हें मैं हटा देता हूं और फिर थर्ड सरफेस के लिए करता हूं। ठीक है, इन्हें हटा देता हूं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि फर्स्ट सरफेस और जो सेकंड सरफेस होगा इसके थ्रू फ्लक्स कितना है बेटा, इनके थ्रू फ्लक्स 0 है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं, थर्ड सरफेस के लिए। थर्ड सरफेस कौन सा है, जो यहां बीच में कर्व्ड सरफेस बना रखा है हमने। ठीक है, तो इसको चलिए करते हैं, फॉर सरफेस 3। ठीक है, सरफेस 3 के लिए फ्लक्स क्या होगा, देखो सेम वैसा ही करना है जैसे यहां हमने एलिमेंट माना था, यहां एलिमेंट माना था। अब यहां पे भी हम एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं ऐसे, इसका एरिया वेक्टर है ऐसा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा है, तो बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है। देखो दोनों के बीच में कितना एंगल आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ रहा है। हमने जो एलिमेंट माना उसके थ्रू एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर भी ऐसा ही है, तो कितना आएगा, ये आएगा E डॉट डी ए। ठीक है, इसको खोलते हैं तो क्या मिलता है हमें, E डी ए कॉस थीटा। क्या आएगा, E डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है बेटा 0। कितना है, 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1। कॉस 0 कितना होता है, 1। तो फ्लक्स क्या जाएगा, E डी ए, ऐसा हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनेंगे हम, ध्यान से देखिए,
ये जो आपने ये मान रखा है, सिलेंडर मान रखा है या फिर जो गॉसियन सरफेस मान रखा है, इसकी इस चार्ज से दूरी क्या है, बराबर है। क्या है, इस चार्ज से दूरी बराबर। तो इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आएगा। तो ई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और मैंने कांस्टेंट टर्म को निकाल लिया बेटा बाहर। क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, ऐसा बचा। अब देखो क्या है, हमें इंटीग्रेट करना है। क्या करना है बेटे, इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या होता है, समेशन करना। अब जैसे ये सिलेंडर है, इस पे अगर मैं बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स, मतलब इस पूरे सिलेंडर को छोटे छोटे एलिमेंट्स में मान लेता, ठीक है, उन सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को अगर मैं जोड़ देता तो हमें क्या मिलता, इनका सरफेस एरिया मिलता। तो यहां से जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहां पे भी क्या मिलेगा, इसका सरफेस एरिया मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन और अच्छे से समझते हैं। जैसे जैसे अब जरा ध्यान से देखो, मान लेते हैं ये एक आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है। ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये इस तरीके से सिलेंडर हमने यहाँ बीच से काट दिया। अच्छा, सिलेंडर है, इसका ये वाला पार्ट क्या है, सर्कुलर है। तो अगर मैं पूछूं कि इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ बताओ कितनी होगी, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ होगी इसके सरकमफेरेंस के बराबर, सरकमफेरेंस के बराबर। अच्छा, और ये जो होगा ये क्या होगा, इसका हाइट होगा या फिर इसका लेंथ होगा। अब अगर मैं बीच से काट दूं, बीच से काटूंगा तो क्या होगा, इस तरीके से खुल जाएगा, ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वही सरकमफेरेंस है। तो ये इसकी लेंथ कितनी है, 2 पाई r, क्योंकि ऐसे था ना तो सर्कल था। अब मैंने काट के ऐसे खोल दिया तो लेंथ तो वही रहेगी ना बेटे। तो कितनी हो जाएगी इसकी लेंथ, 2 पाई r, और इसकी लेंथ कितनी है, अगर हमने l मान रखा है तो l। ठीक है, तो जब हम इस सिलेंडर को खोलेंगे तो ये सिलेंडर हमें किस तरीके का दिखाई देगा बेटा, ये सिलेंडर हमें इस तरीके का ऐसा दिखाई देगा, जिसमें ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ होगा 2 पाई r, और ये लेंथ कितना होगा बेटा, ये लेंथ होगा l। ठीक है, तो ये डिस्टेंस होगा 2 पाई r और ये वाला लेंथ होगा क्या, l। ठीक है, हो सकता है कि कहीं पे बुक्स में इसे h भी लिखा हो, हाइट भी लिखा हो, हमने l मान लिया, तो ये 2 पाई r हो गया, ये l। तो अभी अगर मुझे इसका पूरा कर्व्ड सरफेस चाहिए, क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस, तो मुझे क्या निकालना है, मतलब मैंने खोल दिया इसको तो ऐसा खुल गया ये, तो ये कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, इसका एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई r इंटू l। मतलब जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन करके हमें क्या मिलेगा बेटे, 2 पाई r l मिलेगा। ठीक है, तो इसका एरिया मिलेगा। तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन करके क्या मिलेगा बच्चों, इसका मिलेगा 2 पाई r l। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं बेटे, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया क्या, 2 पाई r l। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसको हटाता हूं मैं, तो ये मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। क्या माना बेटा मैंने इसे, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आगे देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब गॉस थ्योरम कहता है, बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम कहता है कि जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल क्यों लिख देता हूं, वहां पे मैंने कैपिटल क्यों लिखा है ना। ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस थ्योरम यही तो कहता है, ठीक है, कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। अब ये रहा गॉसियन सरफेस, इस ये गॉसियन सरफेस कितने चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, इस पूरी लाइन को इनक्लोज कर रहा है ना। इस पे चार्ज कितना है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, सॉरी इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना, लैम्डा इज इक्वल्स टू Q बाय L। तो यहां से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिलेगा, लैम्डा L, ऐसा मिलेगा। तो Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, यहाँ पे Q की जगह मैं लिख सकता हूं लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटे, वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रही है। जो सेकंड इक्वेशन है वो किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रही है, चार्ज और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों फ्लक्स क्या है, बराबर है। हम इक्वेट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 को हम रख देते हैं किसके बराबर, इक्वेशन 2 के। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर कर देते हैं तो क्या मिलेगा, E इंटू 2 पाई r l इज इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल, बाकी सारा टर्म उधर भेज देंगे।
ये 2 पाई आर नीचे चला गया, ये एप्सिलॉन नॉट नीचे ही था, ऊपर लैम्डा है। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं इसे, तो क्या मिलेगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। किसकी वजह से हो गया बेटे, लाइन चार्ज की वजह से। ठीक है, ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जरा एक और चीज देखो, यहां पे हमारे पास क्या है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर मैं इन दोनों को ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। दोनों सेम है। यहां पे मैंने इसलिए किया है ऐसा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू गिवन रहती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन होती है, जो कि होती है 9 × 10⁹ होती है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो आप जबरदस्ती आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है, इस वजह से मैंने इस टर्म में कन्वर्ट कर लिया। आपको पहला वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, वो तो मर्जी है फिर आपकी। हाँ, अब जरा अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, क्या आ रहा है बेटे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, पहले से हटा देते हैं, इस वाले पार्ट को हटा देते हैं तब बताते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है यहां पे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके बेटे, आर के। ठीक है, तो लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि भैया क्या बताओ, आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा था, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, आप बोलोगे जी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के किस केस में, पॉइंट चार्ज के केस में। किस केस में बेटे, पॉइंट चार्ज के केस में। लेकिन अगर वहीं पे अगर आपको डाइपोल का अगर याद हो, डाइपोल का क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर क्यूब के। आपने पढ़ा था ना क्या, 2kp/r³ एक्सियल पोजीशन पे, kp/r³ इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r³ के भी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के भी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के भी। ठीक है, तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा आपने ये ध्यान जरूर देना है कि आपको क्या चीज गिवन है, किसके हिसाब से। अगर पॉइंट चार्ज के हिसाब से गिवन है तो आप क्या लिखोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। डाइपोल गिवन है r³ के, और अगर लाइन चार्ज गिवन है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किस चीज के, r के। ठीक है, तो बेटे ये था, हमने यहाँ पे गॉस थ्योरम को अप्लाई किया किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस थ्योरम को अप्लाई किया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नए वीडियो में मिलेंगे इसकी आगे की एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, अगर आपको गॉस थ्योरम नहीं आता तो इससे पहले वाला वीडियो देखिए। ठीक है, और अगर उससे पुराने वाले टॉपिक्स भी नहीं आते तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नई वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।